हैं बच्चों और दोस्तों, अगर आप रेलवे से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक, अल्प एनटीपीसी, सीआरपीएफ, ग्रुप डी, जेई, तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इन्हीं एग्जाम में पूछता है, जिसको बहुत ही कम लोग सॉल्व कराते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि ये सारे क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने यही क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेते तो हम कहते कि एग्जाम में उन क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है। इन क्वेश्चन को इजीली सेकंडों में हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। और यही ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो सभी बच्चे सॉल्व नहीं कर सकते, सभी बच्चे सॉल्व नहीं करते क्योंकि उनसे ये सॉल्व करा ही नहीं जाता। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी रैंक बहुत अच्छी आ सकती है, क्योंकि आप उन बच्चों से आगे निकल जाएंगे। जो बच्चे ये छोड़ देंगे और आप कर लेंगे तो आपकी रैंक क्या होगी, बेटर बन जाएगी। तो वॉच कीजिएगा लास्ट तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है ये वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि श्रेणी में संख्याओं का अगला समुच्चय क्या होगा। देखिए रीजनिंग बेस्ड भी क्वेश्चन इसको कह सकते हैं या मैथ का भी क्वेश्चन कह सकते हैं, कुछ भी समझिए। तो यहाँ पर देखिए पहले अगर कोष्टक में देखते हैं तो 2 और 3 दिया हुआ, दूसरे में 3 5, 5 7, 7 11, 11 13। तो कह रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप कौन सा आएगा। पहली चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आप देखते हैं 2 3 में आप कहेंगे कि 1 का अंतर है, 2 + 1, यानी कि यहाँ पे +1 हो रहा है। दूसरे में देखिए 3 5 +2 हो रहा है। तीसरे में देखिए 5 और 2 7 +2, यहाँ पे 7 4, यहाँ पे +4 हो गया और यहाँ पे +2 हो गया। ये रीजनिंग की आपकी सोच बताएगी, लेकिन हमें रीजनिंग से नहीं यहाँ पे सोचना है। ये मैथ का क्वेश्चन है तो मैथ के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉजिक भी नहीं बन रही। 1 + हुआ, 2 + हुआ, 4 + हुआ, फिर 2 + हो रहा है। पहले कुछ बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर घट गया। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए कैसे आप सिर्फ बिना पेन और पेपर के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ अगर आपको पता है प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, वे संख्याएं जो खुद से कटे और एक से कटे, जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। ये संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर होती है। 13 है आपकी, 17 है, इस तरीके की जो 19 है, ये सभी की सभी संख्या दोस्तों क्या होती है, प्राइम नंबर होती है। तो पहले कोष्टक में देखिए 2 और 3 ये दोनों प्राइम नंबर है। आपकी क्रमागत जो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होती है उस हिसाब से दिया हो। 2 3 है, फिर 3 से खत्म हुई, अगले कोष्टक में उससे 3 से स्टार्ट हो गया, 3 5 हो गया, यानी कि 3 के बाद अगली जो संख्या प्राइम नंबर आती है वो है। फिर उसके बाद 5 से खत्म हुई तो 5 ही से स्टार्ट हुआ, और फिर इसमें 5 की अगली वाली 7 है, फिर 7 से खत्म हुआ, 7 से स्टार्ट, फिर उसके अगली वाली 11 है, फिर 11 से खत्म, 11 से स्टार्ट, और उसकी अगली वाली 13 है। यानी नेक्स्ट क्या होगा, 13 से ही स्टार्ट होगा, और 13 की अगली वाली दोस्तों क्या होती है, 17 होती है प्राइम संख्या। तो आपकी हो गई 13 और 17, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों बिना पेन और पेपर के इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई टाइम नहीं लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी ताड़ के 24 मीटर ऊंचे पेड़ पर पहले चढ़ता है। क्या है, 24 मीटर का पेड़ है ताड़ का, लंबा सा ऐसे, उस पर क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि पहले चढ़ता है, इस पे ऐसे चढ़ता है। कह रहा है कि वो पहले सेकंड में, यानी 1 सेकंड में वो क्या कह रहा है कि 4 मीटर तो पहले चढ़ जाता है, 4 मीटर चढ़ जाता है। लेकिन कह रहा है कि और अगले ही सेकंड में 2 मीटर वो सरक जाता है। यानी कि अगला 1 सेकंड में वो क्या करता है, जब चढ़ने की कोशिश करता है, बस क्या करता है कि 2 मीटर वो नीचे सरक जाता है। पहले तो क्या हुआ कि 1 सेकंड में ऊपर चढ़ा 4 मीटर, फिर अगले ही सेकंड वो सरक जाता है। चूंकि ताड़ का पेड़ लंबा होता है, उसमें क्या करते हैं, चढ़ते हैं जब तो थोड़ा सरक करके नीचे आ जाते हैं। तो वही कह रहा है कि 1 सेकंड में ऊपर चढ़ा 4 मीटर और अगले ही सेकंड वो 2 मीटर नीचे सरक गया। ये प्रक्रिया कह रहा है कि बार बार दोहराई जाती है जब तक कि वो शीर्ष पर नहीं पहुंच जाता। वो शीर्ष पर किस सेकंड में पहुंचेगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि 1 सेकंड में 4 मीटर चढ़ा, 1 सेकंड में 2 मीटर सरक गया। यानी कि अगर वो 2 सेकंड में देखें, 2 सेकंड में वो कितना चढ़ेगा, 4 मीटर चढ़ा। देखिए 2 सेकंड में एक सेकंड ऐसा आया जो 4 मीटर चढ़ा, और 1 सेकंड ऐसा आया 2 मीटर नीचे सरक गया। यानी 2 सेकंड में 4 ऊपर गया, 2 नीचे आया, तो कितना मीटर वो चढ़ा, 2 मीटर चढ़ा। 2 मीटर 2 सेकंड में चढ़ा। तो कितने बच्चे सोचेंगे कि तो 24 मीटर लंबा था, 24 मीटर लंबा था तो 2 सेकंड में 2 मीटर चढ़ा, तो 24 मीटर चढ़ने के लिए उसको 24 सेकंड लगेगा। कितने के दिमाग में यही होगा, और 24वें वाले पर आंसर पर टिक लगा देंगे। यहाँ पे आप गलती कर बैठेंगे, यहीं पे आप गलत कर बैठेंगे। क्यों दोस्तों, देखिए यहाँ पर दोस्तों पहली बार चढ़ा 2 मीटर, दूसरी बार नीचे उतर गया, तीसरी बार चढ़ा फिर नीचे उतर गया। ये आपका निरंतर कब तक चलेगा, 10वें स्टेप तक। यानी कह सकते हैं कि या 20 सेकंड में वो 20 सेकंड में क्या होगा, 20 मीटर ऊपर चढ़ेगा। लेकिन ज्यों ही 21वां सेकंड आएगा, वो एक जो ये बढ़ेगा, 20 के बाद जो 1 सेकंड ये बढ़ रहेगा, वो चढ़ने वाला बढ़ेगा, वो चढ़ने वाला बढ़ेगा दोस्तों, न कि उतरने वाला उसमें शामिल हो पाएगा। तो ये चढ़ने वाला जो बढ़ेगा त्यों ही वो 21वें सेकंड में 20 + 4 4 मीटर में चढ़ता है। उतरने वाला, सरकने वाला नीचे तो उसकी नंबर ही नहीं आएगा। उससे पहले ही वो क्या होगा, 24 मीटर पर ऊपर चढ़ जाएगा, यानी सरकने की उसकी नौबत ही नहीं आएगी। यानी कि 20 में सिर्फ 21 हमें जोड़ देना है, तो ऑटोमेटिकली 4 जुड़ जाएगा, यानी 20 × 4 = 24 मीटर वो चढ़ जाएगा। कहते 21वें सेकंड में,
वही पूछ रहा है पर किस सेकंड में पहुंचेगा, तो 21वें सेकंड में पहुंच जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको बताने में सिर्फ इसलिए टाइम लगी कि यहीं पे बच्चे गलती करेंगे, सोचेंगे कि 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर जब चढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है 20 सेकंड में 20 मीटर, 24 सेकंड में 24 मीटर चढ़ जाएगा। तो यही गलती करते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करना है। तो अपने हिसाब से सोच करके किस टाइप का, किस तरीके का क्वेश्चन, उस हिसाब से अपने माइंड का भी यूज़ कर लेना थोड़ा, ठीक है। आगे कह रहा है कि जेन एक लॉटरी जीती और इनामी राशि का 1/3 भाग उसे मिलता है। क्या कह रहा है, कोई लॉटरी जीती है, इनामी राशि जो मिली है उसको, जैसे एक्स, उसमें टैक्स वैक्स देना पड़ता है सरकार को, वही समझ लीजिए टैक्स फैक्स काट करके उसको सिर्फ 1/3 भाग ही इनामी राशि का मिला है। कह रहा है कि वह 6,000 रुपये जो 1/6वां भाग था दान कर देती है। साथ साथ कह रहे कि जो इनामी राशि 1/3 हिस्सा मिल रही है उसका फिर 1/6वां भाग जो कि 6,000 रुपया है वो दान कर देती है। उतना 6,000 रुपये उसने दान कर दिया। तो कह रहे लॉटरी कितने रुपए की थी, मान ले लॉटरी 100 रुपये की थी और एक्स का 1/3 यानी 1/3 क्या मिल रहा है, किसको मिल रहा है, इनामी राशि जो है वो किसको मिले, क्या नाम है, जेन को जो है 1/3 मिल रहा है रुपया, ठीक है। 1/3 एक्स क्या इनामी राशि थी और उसका 1/3 जेन को मिलता है। अब कह रहे कि इसका 1/6वां भाग जो था इस लॉटरी का वो बराबर था 6,000 रुपये के, किसके, 6,000 रुपये के, जो कि वो दान कर देती है, दान कर देती है। इस तरीके का समीकरण बनेगा कि नहीं। लॉटरी कितने रुपए की थी जिसको हमने एक्स मान ही रखा है, तो बस हो गया काम। ये 36 के 18 हो जाएगा, यानी एक्स बराबर 18 गुणे 6,000, यानी 18 छक्का 108। कितना हो गया दोस्तों आपका, देखिए तो ये आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि 216 कार्ड ए और बी के बीच बांटे जाते हैं। 216 कार्ड हैं, ठीक है, 216 कार्ड। इसको क्या कह रहा है, इसको क्या कह रहा है दोस्तों, उस पर ध्यान दीजिए। इसको कह रहा है कि 216 कार्ड जो है ए और बी के बीच में बांटे जाते हैं, ए और बी के बीच में बांटे जाते हैं। सबसे पहले कार्ड क्रम से ए और बी के बीच में 5 संबंधित 4 के अनुपात में बांटे जाते हैं। कह रहा है कि ए और बी के बीच में पहले 5 संबंधित 4 के अनुपात में बांटे जाते हैं। आगे कह रहा है कुछ समय बाद कार्ड पुनः एकत्रित करके क्रम से ए बी के बीच में 11 संबंधित 13 के अनुपात में बांटे जाते हैं। कह रहा है कि पुनः कार्ड को क्या किया, एकत्रित कर लिया। कह रहा कि नहीं ऐसे नहीं बांटा जाएगा, कार्ड को फिर से वापस दो और फिर उसको मिला लेता है। कार्ड को मिलाने के बाद कह रहा है कि फिर पुनः उसको 11 संबंधित 13 के अनुपात में बांट देता है। कह रहा पहले की तुलना में दूसरी बार ए को कितने कार्ड प्राप्त हुए, यानी अधिक प्राप्त हुए, कम प्राप्त हुए, कितने अधिक प्राप्त हुए या कितने कम प्राप्त हुए। तो हमें सिर्फ ए की कार्ड की संख्या निकाल लेनी है, बी का हमें टाइम बचा लेना है, बी के चक्कर में हमें पढ़ना ही नहीं है। तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, ये सेकेंडों का काम है दोस्तों, इसमें कुछ टाइम नहीं लगेगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेंदी कैलकुलेशन नहीं। टोटल कार्ड कितने हैं, 216 हैं, 216। अब यहाँ पर ए और बी, पहले वाले केस में, केस नंबर 1 में ए और बी का अनुपात 5 संबंधित 4 का है, तो इन दोनों को अनुपातिक योग निकालेंगे। 9 आएगा, 9 से हम भाग दे देंगे। गुणा किसका निकालना है, ए की, जो है ए को निकालना है कि ए कितना पा रहा है कार्ड, तो ए वाले से गुणा कर देंगे, ए का हिस्सा 5 जो था, ठीक है। अब यहाँ पर मार दीजिए, तो 9 दूना के 18, 9 चौको 36, 24 5 कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 दूना के 10, 10 दोबारा 120। यहाँ पर 120 कार्ड ए को मिल रहे हैं। अब इस दूसरे केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी सेम काम, टोटल कार्ड 216 ले लेंगे और इनका अनुपातिक योग 11 यानी 24 हो जाएगा और गुणे ए का निकालना है तो 11 से गुणा कर देंगे। 24 काटेंगे 9 बार, यानी 11 9 99। देखिए कह रहा है कि पहले की तुलना यानी पहले की तुलना कितनी थी, 120 कार्ड मिल रहे थे, किसको, ए को। कह रहे पहले की तुलना में दूसरी बार ए को कितने कार्ड प्राप्त हुए, पहले की तुलना में दूसरी बार ए को कितने कार्ड प्राप्त हुए, दूसरी बार उसको 99 कार्ड प्राप्त हुए। यानी पहले की तुलना में कह सकते हैं यहाँ पर 21 कार्ड कम प्राप्त हुए। पहले की तुलना में दूसरी बार उसको 21 कार्ड कम प्राप्त हुए कि नहीं। पहले 120 मिल रहा है, दूसरी बार 99, कम ही तो मिल रहा है, यानी 21 कम मिल रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित टी कियोस्क की एक श्रृंखला की निम्न तालिका में दिखाए गए अनुसार बिक्री होती है। यानी कि कोई बिक्री है उस हिसाब दिखा रहा है। जैसे क्षेत्र 1 है, क्षेत्र 1 में 3 लाखों में बिक्री हो रही है, लाखों में दिया हुआ है, यानी 3 लाख बिक्री हो रही है, ऐसे समझिए। क्षेत्र 2 था, यानी किसी अन्य क्षेत्र में 5 लाख की बिक्री हुई है, क्षेत्र 3 में 8 लाख की बिक्री हुई है, क्षेत्र 4 में 12 लाख की बिक्री हुई है। तो कह रहा है क्षेत्र 3 की तुलना में क्षेत्र 4 में बिक्री क्या अधिक हो रही है, कम हो रही है, कै प्रतिशत अधिक हो रही है, कै प्रतिशत कम हो रही है। ऑप्शन से देखिए, दिमाग थोड़ा सा आके आपको करना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे सोचेंगे क्षेत्र 3 की तुलना में क्षेत्र 4 में है, क्या है दोस्तों, समझ में नहीं आएगा। तो आपको तुरंत ऑप्शन की तरफ जाना है कि ये कहना क्या चाह रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक हो रही है या कितने प्रतिशत कम हो रही है। तो हमें करना क्या, कह रहा है क्षेत्र 3 की तुलना में, क्षेत्र 3 वाले कितनी से है, 8 लाख है, और क्षेत्र 4 में कितनी है, 12 लाख। एकदम आसान है, बिल्कुल कुछ है नहीं इसमें। तो हमें करना क्या दोस्तों, कह रहा है क्षेत्र 3 की
तुलना में क्षेत्र 4 में कितना प्रतिशत अधिक या कितने प्रतिशत कम की बिक्री हो रही है। बस हमें क्या करना है, 4 वाले में से 3 वाले को घटा करके 3 वाले से भाग करके और गुणा 100 लगा करके प्रतिशत लगा देना है। प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी आपकी मालूम हो जाएगी। फटाफट कर लीजिए। यहाँ पे आएगा, आपको घटाएंगे तो 4 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 50 बार, 50%। काम खत्म हो चुका है। इतना लिखा जो श्रेणी बनाया, पता नहीं क्या क्या लिखा है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितनी टाइम लगी। ऐसे ही दोस्तों निपटेगा, यानी 50% अधिक बिक्री। यहाँ पे हो क्या रहा है, माइनस में अगर आएगा तो वो कम हो जाएगा, माइनस में तो आया नहीं है, प्लस में आया है, तो यहाँ पर अधिक बिक्री हो गई, 50% अधिक बिक्री। वैसे भी आपको दिख रहा है कि क्षेत्र 3 में 8 हो रही है और क्षेत्र 4 में जो 12 हो रही है, तो वैसे ही ज़्यादा है कि नहीं है, 50% ज़्यादा है नहीं। 8 का दोस्तों क्या होगा, 8 का 50% 4 होगा, और यहाँ पर देखिए 4। ऐसे भी आप डायरेक्टली कर सकते थे विदाउट पेन और पेपर, कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं समीकरण y5y6 6x7 3z8 बराबर 15-11 में x का उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। जब भी उच्चतम मान की बात करें तो हमेशा आप ऊपर से चलेंगे। जैसे 0 से 1 2 3 डॉट 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 9 तक संख्या होती है। अब यहाँ पर 0 से जो 9 तक है, तो हमेशा हमें ऊपर जब उच्चतम की बात करेगा तो हमेशा मैक्सिमम वाली यानी 9 से हम स्टार्ट करेंगे, 9 से नीचे की तरफ आएंगे, फिर 8, फिर 7, इस तरीके से। तो यहाँ पर उच्चतम की बात कर रहा है, तो हमेशा हमारे दिमाग में हो जाना चाहिए कि x की वैल्यू हम पहले 9 रखेंगे, और x की वैल्यू जब 9 रखेंगे तो हमेशा दूसरी जो y और z इसमें दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 5y6 6x7 3z8, तो हमेशा क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम y और x की वैल्यू z की वैल्यू 0 रखेंगे, यानी y बराबर z बराबर 0। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप दिखा सकते हैं x बराबर 9 ही आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कहीं कहीं मान लीजिए कि हमें पहले देखना है कि 15-11 आएगा कि नहीं। x बराबर 9 रखने पर नहीं आएगा तो x बराबर फिर 8 भी रख सकते हैं, फिर 7, यानी मैक्सिमम ऊपर से शुरू करेंगे, 9 8 7 6 इस तरीके से चेक करेंगे। तो चलिए फटाफट यहाँ पर कर लेते हैं। y की हमने वैल्यू क्या रख ली, 0 यहाँ पर माना है, ठीक है, और x की वैल्यू हमने 9 मान रखा है 7, और फिर 3z8 यानी कि 308। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम जो है चेक करते हैं। चेक कर लीजिए, 7 6 13 और दोस्तों 8 कितना हो जाएगा, 21, 9 9 2 11, और आपका आ गया 1 4 6 4 10 15 11 15-11 आ गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमने डायरेक्ट निकाल लिया। यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या कहा, ऐसे क्वेश्चन आप देखने से तो लगेगा अजीब सा कि ये क्वेश्चन हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि आपके सामने से गुजरा ही नहीं है वो क्वेश्चन, तो इसलिए आप फंस जाते हैं, वरना क्वेश्चन में कुछ दम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कोण 54 डिग्री का मान रेडियन में के बराबर होता है। ये तो मिलेगा कई जगह पे क्वेश्चन, लेकिन कैसे इसको करेंगे जरा कीजिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए आपको अगर पता होता कि 1 डिग्री बराबर कितने रेडियन होते हैं, तो आप बता सकते थे कि 54 डिग्री बराबर कितने रेडियन होंगे, बस यही थे। तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे में 180 रेडियन होता है। कितने होता है, पाई बटे में 180 रेडियन। तो हम 54 डिग्री बराबर नहीं निकालेंगे, पाई बटे में 180 गुणे 54, बस हो गया, ये आपका रेडियन में माना जाएगा। फटाफट मार दीजिए, 9 से 9 दूना 9 छक्का 54, 9 दूना के 18, 20 आ गया, 2 से अभी भी कट जाएगा, 2 से काट दीजिए, 3 बार 2 से काटेंगे 10, 3 पाई अपॉन 10 रेडियन, 3 पाई अपॉन 10 रेडियन आ गया मान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि यदि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर 1 है तो ABC के गुणनफल का अधिकतम मान, यहाँ पर भी अधिकतम कर दिया। तो इस कंडीशन में अधिकतम में क्या शर्त लगाएंगे, देखिए जब भी ABCD इस तरीके से गुणनफल के रूप में दिया हो और आपका ये भी a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 1 के रूप में हो, ABCD के गुणनफल का अधिकतम मान पूछे, तो अधिकतम मान के लिए एक कंडीशन होती है a बराबर b बराबर c बराबर d। बस हो गया काम, आपका काम हो चुका है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 वाले से जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 1 दिया हुआ है, वहां पे क्या करेंगे, बी सी सबकी वैल्यू 1 रख देंगे। या तो a लेकर के चलिए, b लेकर के चलिए, c लेकर के, या d, मैं a लेकर के चलता हूं। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 1, यानी कि यहाँ से 4 स्क्वायर बराबर 1, यानी कि a स्क्वायर बराबर 1/4, यानी कि a बराबर 1/2 आ गया। चलिए अब कह रहा है कि ABCD के गुणनफल का अधिकतम मान, तो यहाँ पर ABCD को हम क्या लिख सकते हैं, फटाफट बताइए। जब सबकी वैल्यू इक्वल है अधिकतम मान के लिए, तो हम इसको a⁴ लिख सकते हैं, या b⁴ लिख सकते हैं, या c⁴ लिख सकते हैं, या d⁴ लिख सकते हैं। इन चारों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो चूंकि हमें a के रूप में मान निकाला है, तो इसी a ही को लेके चलिए, क्यों बाकी को लेके चलेंगे। तो a की जगह 1/2 रख दीजिए और उस पर 4 पावर बना दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 दूना 8 दूना के 16, यानी 1/16। ये आपका आंसर हो चुका है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा है कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन बटे में एक्स माइनस वन है तो एफ टू का मान ज्ञात कीजिए। इससे डर लग रहा होगा, इससे डर लग रहा होगा, है कुछ भी नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं है। मैं जो है बस इसमें क्या करना है, आपको अंदर से देखना है। अंदर का मतलब पहले F2 को निकालेंगे, अंदर से चलना है F2 को। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, अब हम x की जगह क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। बस x की जगह 2 रख देंगे तो F2 बराबर हमारा निकल जाएगा। मान क्या हो जाएगा, x की जगह 2 + 1 बटे में 2 - 1 आएगा क्या, 3 बटे में 1, यानी F2 बराबर आपका 3 आ चुका है। 3 बटे 1 मतलब 3। अब दोस्तों ये डबल F लगा दिया, F फिर ब्रैकेट F2, पहले एक एक बारी बारी निकालते जाएंगे, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा, एक एक बारी बारी हम निकालेंगे। अब क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को आप समझिए ये x है, क्या है, x है। अपने दिमाग में इसको बैठाइए, x है, ठीक है, x समझ के चलिए, एफ एक्स। अब वही जो एफ एक्स ऊपर लिखा हुआ है, जैसे x + 1 बटे में x - 1, ये दिला। अब यहाँ पर एफ एक्स की जगह F2 आया है और F2 की जगह हमने मान निकाल लिया है 3, यानी x की जगह हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, बस हो गया काम। यहाँ पर हम x की जगह क्या रखेंगे, 3, तो 3 + 1 बटे में 3 - 1। समझ में आया कि नहीं। देखिए यहाँ पर F2, यहाँ से ऐसे समझिए, देख F2 बराबर हमने माना है x, ठीक है, तो हमने x का यहाँ पे सूत्र लगा दिया fx वाला। अब यहाँ पर F2 की वैल्यू हमने निकाल रखी है 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पूरा F2 की जगह क्या रख देंगे, इस तरीके से समझिए, F3 रख देंगे। अब यहाँ पर x की जगह 3 हमने रख करके इस समीकरण को सॉल्व कर लिया। आया क्या, 3 + 1 यानी 4 और 3 - 1 यानी 2, 4 बटे में 2 बराबर 2 आपका हो जाएगा। अब फिर एक बार f लगाएंगे, फिर f आ गया है, फिर F2 आ गया है दोस्तों, ये आपका जो है इतना कोष्टक लग जाएगा बराबर। अब ये पूरी वैल्यू x का काम करेगी जो अंदर की है। अब उसके लिए फिर वही x वाला समीकरण वाला ऊपर वाला x + 1 x - 1 रखेंगे और इस पूरे की जगह हमारी वैल्यू 2 आ गई है, बस उसकी जगह 2 रख दीजिए, काम आपका हो जाएगा। यानी 2 + 1 बटे में 2 - 1, इस कंडीशन में भी आपका आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, सोल्व कर लीजिए। देखिए x की जगह अगर आप 2 रखते हैं तो वही है जो यहाँ पर रख करके सोल्व किए थे, हो गया काम खत्म। चलिए देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कितना टाइम लग रहा था कि अजीब सा क्वेश्चन है, सॉल्व ही नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, यदि y का x%, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। कह रहा है y का x%, क्या कह रहा है, y का x%, कह रहा है z के y% के बराबर है, इसके z के y% के कह रहा है कि बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। का की जगह हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। इसको बिना पेन और पेपर से आप सॉल्व कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, बस समझाने के लिए करना। x% की जगह बटे में 100 कर देंगे, बराबर z का गुणा y% की जगह 100 कर देंगे। ये 0 नीचे का ख़त्म, ये y से y ख़त्म, यानी x बराबर z बराबर x या x बराबर z अगर कहीं दिया है तो उस पर टिक लगा दीजिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मिला लीजिएगा कि आपका आंसर यही है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे ऐसे शानदार धमाकेदार के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।